अब 2025 के जैसा टाइम पीरियड है, इस टाइम पे जो है आपको सीए नहीं करनी चाहिए, ये सीए करना बेवकूफ़ी है। अभी जो समय चल रहा है उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द मेन थिंग। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फाइनेंस की ही फील्ड में आपको नॉलेज होना जरूरी है। सीए बनना डॉक्टर बनने से मुश्किल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। डॉक्टर हमारी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और सीए आपकी वेल्थ का ख्याल। आपके पास इतना एक्सपीरियंस अब हो गया है कि आप जितनी सारी चीज़ें जो लोगों को मुश्किलें आती हैं, चाहे वो जीएसटी में हो गया या फिर कोई नया हमारा काम शुरू कर रहा है, तो उसके लिए आप कुछ बात कहना चाहते हैं? क्योंकि अब जितना नौकरियों की बात की जाए तो नौकरियां बहुत कम होती जा रही हैं। क्यों कैसे एक अपना बिजनेस शुरू करे, क्योंकि उसको एक बेस पता नहीं होता कि कहाँ से शुरुआत करनी है। क्योंकि कोई भी काम करें या कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, इवन आप बैंक में जब अकाउंट खुलाने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन तो मांगेंगे। स्टूडियो सेटअप किया जाता है, जैसे अब हमारा सेटअप है, इसके लिए भी कोई लोन की व्यवस्था हाँ, है? तो फिर आपने बताया ना, गोट फार्मिंग वाली बात है, तो इसको कौन शुरू कर सकता है? इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया है या फिर कोई और चीज़ है ऐसा? और बेसिक रिक्वायरमेंट तो किसी भी प्रोजेक्ट में रहती है, वो उस पे मतलब लैंड की है कि लैंड शुड बी देयर। सर जैसे हिमाचल एक छोटी सी स्टेट है, तो यहाँ पर ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर कोई नया इंसान या नया इन्वेस्टर कोई है, नया कोई बिजनेसमैन है, तो उसके लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? यहाँ हिमाचल की बात है तो मैं तो समझता हूँ कि हिमाचल में ह्यूज पोटेंशियल किसी भी काम को करने के लिए। किसी भी स्टेट का साइज मैटर नहीं करता, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मैटर करती है। अगर सेविंग करनी हो तो सेविंग में आप सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या मायने रखती हैं सेविंग करने के लिए एक छोटे लेवल के इंसान को? इवन बैंकों में भी पैसा आपका 5 लाख तक ही सेफ है। मतलब अगर मैं बात करूँ अपर सेक्टर की हिमाचल के, तो वहाँ पे जो सेब के बगीचे वाले लोग हैं तो अपना कोल्ड स्टोर भी लगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनका टाइम आपका एप्पल 40-50 रुपये किलो है और 2 महीने बाद 100 किलो है। तो नमस्कार, द पॉडकास्टिक टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पहले गेस्ट हमारे बिलासपुर के मशहूर और बिलासपुर के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट अकरम जी हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे दोस्त हमारे अभय भी हमारे साथ हैं। और आज हम गवर्नमेंट स्कीम से लेकर और बहुत सारी टैक्स से रिलेटेड जो बातें रहती हैं और एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें रहती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल अभय का था सर आपसे, और ये बहुत कब से चले थे कि मैं पहला सवाल करूंगा। ये पहला सवाल क्या होने वाला है, जरा पूछते हैं। चलिए सर जैसे हम बहुत सारे रूमर्स देखते हैं, तो यूट्यूब पे अभी मैं थोड़े दिन पहले रिसेंट जैसे स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पे पहले यही बता रहे थे कि अब 2025 के जैसा टाइम पीरियड है, इस टाइम पे जो है आपको सीए नहीं करनी चाहिए, ये सीए करना बेवकूफ़ी है। इज़ इट रियली ट्रू? ऐसा बेवकूफ़ी है या नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। बल्कि जो अभी जो समय चल रहा है उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ द मेन थिंग। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फाइनेंस की ही फील्ड में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। हाँ, थोड़े ट्रेडिशनल जो एरियाज़ थे सीए के, जैसे ऑडिटिंग का है, अकाउंटिंग का है, उसकी जगह अब नए चैलेंजिंग एरियाज़ आ गए हैं जहाँ आपको एज ए कंसल्टेंट काम करना है, नॉट एज ए ट्रेडिशनल अकाउंटेंट। आपको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना है। अभी देखिए आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो वो कौन डिटेक्ट करेगा, वो कौन चेक करेगा, उसमें कौन कंपैरिजन करेगा? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही काम है। अब ये भी नया एक लॉ भी इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, इंसॉल्वेंसी लॉ। तो फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में नया है। क्योंकि इंडिया में हम कोई कहे कि मैं दिवालिया घोषित हो तो बुरा समझा जाता है कि हाँ, जबकि फॉरेन में तो ऐसा होता ही है। आप 100 करोड़ पे कंपनी फंड उठाते हैं, कंपनी खोलते हैं, ये प्रोजेक्ट किया, नहीं चला तो गए गवर्नमेंट के पास कि हमसे नहीं चल रहा, हम दिवालिया घोषित हो गए। तो इसमें इंडिया में जो आने वाला वक्त है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ही वैल्यू रहेगी। हाँ, एरिया बदल जाएगा। ट्रेडिशनल ऑडिट की फील्ड में कम होता जा रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड रहेगा, अपने आप को वक्त के साथ चलाएगा, आई टूल्स का इस्तेमाल करेगा और नई नई टेक्निक्स के साथ चलेगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ब्राइट फ्यूचर। और टैग ही काफ़ी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट टैग ही काफ़ी है। एक सवाल, इस सीए बनना डॉक्टर बनने से मुश्किल है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, डॉक्टर हमारी हेल्थ का ख्याल रखते हैं और सीए आपकी वेल्थ का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर हेल्थ का और सीए वेल्थ का, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बहुत ही एक अच्छी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स डे और सीए डे एक ही दिन होता है। अरे वाह, साल में एक ही दिन होता है। सिमिलैरिटी काफी ज्यादा है, मतलब डॉक्टर और एक सीए में। लेकिन ध्यान रखते हैं, लेकिन एक टफ चीज़ ये है कि जब एमबीबीएस में एडमिशन किसी की हो जाती है तो डॉक्टर बन के ही निकलता है। लेकिन जब सीए में किसी की एडमिशन हो जाए
तो इट इज़ नॉट गारंटेड कि वो सीए बन के ही निकलेगा, ये मुश्किल है। क्योंकि वहाँ ईज़ी एंट्री तो ही हो। मैंने आज तक देखा नहीं है कि कोई एमबीबीएस में एडमिशन हो गई और डॉक्टर नाम ना हो, हाँ, वो चाहे वो 1 साल ज़्यादा लगा 2 साल निकल ही आते हैं। लेकिन हमारे इसमें आप देखते हैं कि 15% ही लोग, आज की डेट में 15% है, हमारे टाइम में 2-3% था जब हमने की। तो पहले ही जो हमारा फाउंडेशन एडमिशन टेस्ट है उसमें 15% ही पास होते हैं, उसके बाद इंटर में भी 15 ही होते हैं, उसके बाद 15 ही। आपने बताया कि मतलब 25 साल से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही काम कर रहे हैं, जी, मतलब जी। कि बिलासपुर के आप एक पहले व्यक्ति हैं, मतलब ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि आप बिलासपुर के पहले बिलासपुर के हैं। और आपके पास इतना एक्सपीरियंस अब हो गया है कि आप जितनी सारी चीज़ें जो लोगों को मुश्किलें आती हैं, चाहे वो जीएसटी में हो गया या फिर कोई नया हमारा काम शुरू कर रहा है, तो उसके लिए आप कुछ बात कहना चाहते हैं? क्योंकि अब जितना नौकरियों की बात की जाए तो नौकरियां बहुत कम होती जा रही हैं, और अब जितना भी युवा है, मैं देख रहा हूँ, अगर हम ऑनलाइन देखते हैं तो लोग एक उद्यमी बनना चाहते हैं कि वो कैसे एक अपना बिजनेस शुरू करे, क्योंकि उसको एक बेस पता नहीं होता कि कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ तक जाना है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ज़रूरी है? हाँ, देखिए इसी में फाइनेंशियल लिटरेसी का ही क्वेश्चन आ जाता है। हम्म, फिर कोई भी काम करें या कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, इवन आप बैंक में जब अकाउंट खुलाने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन तो मांगेंगे। लेकिन ठीक है, छोटे लेवल से कोई काम शुरू करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसका कराना कंपलसरी है। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सी रजिस्ट्रेशन है जो बहुत ही थोड़े वक्त का काम होता है, 10-15 मिनट में हो जाती है, वो करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए। तो अच्छा। कोई भी अगर आप शॉप शुरू कर रहे हैं, कोई छोटा काम शुरू कर रहे हैं, तो आप एक उद्यम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। तो उससे आपको ईज़ी हो जाएगा। एक तो आप एमएसएमई कैटेगरी में डिफ़ाइन हो जाएँगे, तो जो भी बेनिफिट मिलने हैं आपको, वो भी गवर्नमेंट से मिलेंगे। और बैंक में लोन लेने के लिए जाएँगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन तो माँगेगा बैंक। तो करंट अकाउंट भी खोल लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन तो चाहिए। तो जीएसटी चलो अभी आपकी इतनी सेल नहीं है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी। ये करवा के ही आपको काम शुरू करना चाहिए, चाहे छोटा-मोटा आप सर्विस सेक्टर में काम करें या मैन्युफैक्चरिंग में काम करें। ये काम करने के लिए पैसा भी चाहिए, फिर लोन लेने भी बैंक में जाएँगे, तो बैंक तो माँगता ही है। तो मेरी तो एडवाइस है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा के फिर अपना काम शुरू करें। अच्छा सर, जैसे अब आजकल के युवा यूट्यूब की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि हमारा भी एक चैनल हो, हम भी ऑनलाइन काम करें। तो क्या जो स्टूडियो सेटअप किया जाता है, जैसे अब हमारा सेटअप है, इसके लिए भी कोई लोन की व्यवस्था हाँ, है? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये मैं 2 बातें कह रहा था। तो सर्विस सेक्टर क्या है? आप स्टूडियो सेटअप करेंगे, इट इज़ अ सर्विस। आप कोई रेस्टोरेंट चालू करेंगे, इट इज़ अ सर्विस। आप कोई और भी कोई बुटीक का काम है, इट्स अ सर्विस। सर्विस। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो अभी की नहीं है, 40 साल पुरानी स्कीम है। पहले प्रधानमंत्री रोज़गार योजना नाम हुआ करता था। अच्छा। तो मतलब मेरा तो करियर ही उससे ही शुरू हुआ था जब बीएमआरवाई कहते थे। तो बिलासपुर में तो इतना काम तो था नहीं, तो मैं तो बीएमआरवाई के ही केसेस करके हम अपनी रोज़ी-रोटी कमाते थे। और आज तक वो स्कीम चली हुई है। हमारे लाख तो 1 लाख रुपए तक ही देते थे। फिर बाद में 25 लाख का उसमें हुआ। तो आज उसकी लिमिट बढ़ा के 50 लाख कर दी है। अच्छा। हाँ, 50 लाख तक के जो यूनिट है, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक के यूनिट आपके पीएमजीपी में कवर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव होगा। उसको तो सर्विस सेक्टर में हाँ, मैं आपको टोक रहा था। सर्विस सेक्टर में 1 लाख से 20 लाख आपका उसमें कवर हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1 लाख से 50 लाख। तो जैसे कि आपका स्टूडियो है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई आप इवन शटरिंग का ठेकेदार है, कोई शटरिंग का काम करना चाहता है। आप कुछ और भी कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, आपको कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, कोई भी सर्विस का, आप रिपेयर की शॉप है, वर्कशॉप है, टायर रिपेयरिंग का काम है, ये सारे सर्विस सेक्टर में आपकी कवर हो जाएंगे। और 1 लाख से 20 लाख तक आप इसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसमें आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी है, जनरल कैटेगरी में 25% है, और अगर एसटी वुमेन है तो आपकी 35% तक की सब्सिडी इसमें है। मिलती है। अब केस इसमें पहले सब्सिडी के लिए जाता है, फिर बैंक में जाता है। लेकिन अगर 10 लाख तक का केस है तो आपको बैंक में भी इसमें बिना गारंटी के मिल जाएगा। 10 लाख तक का केस, 10 लाख से ऊपर के में थोड़ा बैंक गारंटी मांग लेता है, नया टर्नओवर से। गवर्नमेंट स्कीम्स एग्रीकल्चर फील्ड में भी हैं, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हाँ, आजकल एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो हमारे आप गांव में हमने देखा, हर घर में गाय भैंसे भी हैं, इवन 2-4 बकरियां थी, सभी ने रखी होती हैं। हाँ। तो अब तो एक नेशनल लेवल की हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, उसकी एक स्कीम है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। तो उसके अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 50% तक सब्सिडी दे रहा हूँ। 50%? 50%। अगर आप बकरी पालन का काम भी करना चाह रहे हैं तो बकरी पालन ऐसा नहीं है कि आप
पहले होता था ना कि कौन बकरी को घुमाने ले जाएगा कौन से, अब तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो फार्म में रहेंगी, फार्म में रहेंगे बकरियां, और 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है। थोड़ा मॉडर्न कर दिया। हाँ मॉडर्न कर, अभी दुबई से लोग जॉब छोड़ के गोट फार्म के बिजनेस में हैं, और उनके हाँ वो 1 करोड़ का गोट फार्म है जैसे, तो 50 लाख उसमें आपको सब्सिडी है, 50% सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलेगी। तो स्टार्टिंग उसकी 20 लाख से है, 20 लाख का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, 40 का आपका 60 का 80 का 1 करोड़ तक। तो 1 करोड़ में उसमें 10% अपना मार्जिन रहता है कि 10% आपका 1 करोड़ में 10 लाख अपना होगा, और 40% बैंक का लोन और 50% गवर्नमेंट सब्सिडी। तो उसमें सब कुछ कवर है, पोल्ट्री भी इसमें कवर है और पिगरी भी कवर है, और कुछ लोग लोकल भी हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, पोल्ट्री इसमें है, पिगरी में भी और उसमें। तो ये एक हॉट टॉपिक है जो 50% सब्सिडी वाला है। तो सर आपने बताया ना, गोट फार्मिंग वाली बात है, तो इसको कौन शुरू कर सकता है? इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया है या फिर कोई और चीज़ है ऐसा? हाँ, इसको कोई भी शुरू कर सकता है, कोई भी शुरू। अब बेसिक रिक्वायरमेंट तो किसी भी प्रोजेक्ट में रहती है, वो पे मतलब लैंड की है कि लैंड शुड बी देयर, तो आपके पास स्पेस है, जमीन है तभी कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है अगर आपके पास लैंड नहीं भी है तो आप 10-15 साल की किसी से किराए पर लेके भी शुरू कर सकते, लीज पैसे आपने लीज पे लैंड किसी से ले ली 10 साल के लिए, उस पर आपने 20 लाख का कोई प्रोजेक्ट छोटा शुरू कर दिए तो 20 लाख में आपको 10 लाख सब्सिडी मिल जाएगी, और डिमांड इसमें अच्छी है टाइप। तो हम तो लोगों को यही सजेशन देते हैं, क्योंकि गांव में ज़मीन तो होती है, लोगों के पास लैंड तो होती है, तो वहाँ भी एक आधा प्रोजेक्ट घर में शुरू कर दिया इस तरह का। मतलब एक सर छोटा सा, मतलब जैसे 10 लाख का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कितनी ज़मीन चाहिए? और ये डिपेंड करता है, इसमें गोट फार्मिंग में तो 20 लाख से ही शुरू होते हैं, तो उसमें 2 बीघा गवर्नमेंट में, तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, तो लैंड उस हिसाब से। फार्मिंग में इसमें लैंड ज़्यादा चाहिए होती है। हाँ, जैसे मतलब पोल्ट्री फार्म हो गया, या फिर आपने जैसे डेयरी फार्म भी खोलना है तो OPMGP में डेयरी फार्म भी 20 लाख तक कवर है। अब 10 गायें आप रखेंगे तो बीघा भर जगह तो चाहिए, तभी वो मूवमेंट कर पाएंगी, फिर आपने चारा भी का गाड़ी आएगी उतरेगी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो आजकल स्कीम्स तो गवर्नमेंट ने बना रखी हैं लेकिन पब्लिसाइज नहीं की हैं, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इट्स आवर ड्यूटी। एक और चीज़, आप NLM के बारे में अब बता रहे थे उस टाइम जब हम बात कर रहे थे, NLM क्या है सर? नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन इसका फुल नाम है। इसमें 3 स्कीम्स कवर की है, जैसे गोट का हो गया, गोट में इसमें 1 करोड़ तक मैक्सिमम, पोल्ट्री का 50 लाख तक मैक्सिमम, और पिगरी का 60 लाख तक। इसको इस तरह से डिवाइड किया। हाँ, मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट वुमन ने को डिफाइन करती है, मतलब गोट के लिए मैक्सिमम 1 करोड़, पोल्ट्री के लिए मैक्सिमम 50 लाख और पिगरी के लिए मैक्सिमम 60 लाख। सब्सिडी तीनों में ही 50% है, 50% है, तो इसमें रोल बैंक का भी रहेगा, क्योंकि लोन, एक बात और भी लोगों को ध्यान रखने की बात है कि एक्चुअली हम लोन तो बैंक से ले लेते हैं, कई बार सेटलमेंट करा लेते हैं, जैसे कोरोना में हुआ, तो बैंक ने कहा यार मैंने आपका 5 लाख देना था, बैंक ने कहा 2 लाख दे दो, ठीक है, बंदे ने कहा ठीक है नहीं, पर जब 2 साल बाद अपना सिबिल देखा तो उसमें लिखा हुआ है सेटलमेंट, अब वो पूरी उम्र के लिए वो खराब हो गया सिबिल, तो ये ध्यान नहीं देता। तो अपने फाइनेंसिस के प्रति अपने बैंक, आपका बैंक क्या कह रहा है, आपने कहाँ से लोन, कई बार लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, मैंने तो ये लोन ही नहीं लिया, उसको याद ही नहीं है मैंने कभी लिया था, कभी ऐप से ले लिया 10,000 ले लीजिए, भूल गए, वहाँ सिबिल खराब हो गया, किसी की गारंटी थी या भूल गया, फिर सिबिल खराब हो गया। अब का बंदा अच्छा है लेकिन आज लोन नहीं हो रहा, उसका बैंक दे नहीं रहा, सिबिल खराब है। मेरा भी ऐसे खराब हुआ। मैंने क्या किया था, मैंने अमेजोन से एक बुक ऑर्डर की और मैंने वहाँ से पता कौन सा चीज़ क्लिक कर दी और वहाँ से लोन मेरे को अप्रूव हो गया, 500 रुपए का लोन मेरे को अप्रूव हुआ, काफी है वो, और मैंने बुक उसी टाइम कैंसिल कर दी, लेकिन वो लोन जो अप्रूव हुआ था वो वैसे रहा, और 3-4 महीने के बाद वो 500 से 1500 2000 बढ़ता। अभी मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ रहा था इसमें सोशल मीडिया में ही, बल्कि अथेंटिक ही न्यूज़ थी कि महाराष्ट्र में एक लड़की ने लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका सिबिल खराब। तो ठीक रखना, सिविल ठीक रखना पड़ेगा। उसने कहा बंदा लोन ही नहीं ले पाएगा तो क्या कार लोन लेगा, क्या हाउस लोन लेगा। ये आप शादी के बाद तो घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये तो जरूरी है। तुम्हारा सिविल हमारे साथ भी एक सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। नहीं मतलब तो देखो, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन हमारे साथ भी बहुत पहले हमने ये तो ग्रीन हाउस की क्रांति यहाँ शुरू हुई थी बिलासपुर, तो ग्रीन हाउस में भी आजकल 85% 85% सब्सिडी। तो उस टाइम नए ग्रीन हाउस लगे, हमने भी लोगों के लगवा दिए, तो कोई 200 लोगों के SBI ने लगवा दिए, तो हम भी उसमें सोसाइटी जैसी थी, हम भी लोगों को गाइड करते थे, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी नहीं,
तो लोग कह रहे हैं आप भी ना दो, आप देंगे तो हमें भी लोन वापस करना पड़े। तो मैं भी रुक गया। तो बाद में देखा तो मेरे में भी सेटल आ गया, वो लिखा वो। तो वही बड़ी प्रॉब्लम हुई, बल्कि मेरे को गाड़ी अपनी वाइफ के नाम से लेनी पड़ी बाद में। अब तो मेरा ठीक है अब तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम 5-6 साल मेरे को लोन ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा भी सिविल अपना खराब इसी वजह से हो गया। अब एक कुछ स्कीम्स तो ऐसी हैं उनमें बजट अनयूटिलाइज वापस हो जाता है, तो लोग अप्लाई ही नहीं करते, पता ही नहीं होता क्या करना है। मतलब हमारे को दिल्ली में ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं यार, मतलब एसटी है कोई अगर बंदा या कोई एसटी है तो उसके लिए लोन देती है गवर्नमेंट 4% पे, 4% ब्याज पे सालाना, 4%। और 5 करोड़ तक दे रही है। अरे वाह। तो इवन जनरल बंदा भी उसके साथ आ जाए, उसके साथ पार्टनरशिप कर ले तो वो भी एलिजिबल हो जाता है। जैसे 2 बंदे आ गए, एक एससी आ गया, एक जनरल आ गए, दोनों ने मिलकर एक कंपनी बना ली। फोलन में हमने एक होटल बनाना जी, 1 करोड़ की लैंड मिल रही है, 4 करोड़ का होटल फंड रहा, 5 करोड़ चाहिए, कौन देगा आपको 5 करोड़? कोई भी नहीं देगा। बैंक भी जाएंगे तो बाहर निकालेंगे, नए बंदे को तो देता ही नहीं है, बैंक को तो चाहिए बंदा जो पहले से सेटल है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी है, एसटी के लिए दी है, तो वहाँ अप्लाई कर, लोन वहाँ से मिलेगा डायरेक्ट, बैंक से नहीं। हाँ, वहाँ से मिलेगा। और उसका फ़ायदा यह है कि किस्त भी उसकी क्वार्टरली होगी, मंथली नहीं है, 3 महीनों में आपने एक बार देनी है। 10 साल के लिए आपको मिल जाएगा लोन, और उसमें हम मोरेटोरियम कहते हैं, जब आपको किस्त देने की जरूरत नहीं है तो वो आपको 2-3 साल का टाइम वो और भी दे देते हैं, या आपको किस्त ना, क्योंकि आपका स्टार्ट है ना बिजनेस। मतलब वहाँ सिविल खराब नहीं होगा अगर हाँ, नहीं सिविल तो वो भी चेक करते ही हैं, लेकिन चलो थोड़ा लीनियंट है, लेकिन किस्त कहीं नहीं देंगे तो सिविल तो खराब होगा ही, चाहे बैंक है चाहे वो है। होता है। अब बैंक की नॉर्म्स बड़ी हार्ड है ना, जैसे 3 किस्तें आपकी टूटेंगी तो 90 दिन के बाद नोटिस चिपक जाएगी, तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अच्छा सर, एक सवाल है मेरा कि मैं और मेरे दोस्त मतलब हम एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, मतलब अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग अगर करें तो पानी का बिजनेस, जैसे बॉटल पे वाटर बॉटल का बिजनेस, तो इसमें ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आएगा? हाँ, किसमें आएगा? मिनरल वाटर वाला प्रोजेक्ट जो है वो फूड प्रोसेसिंग में काउंट करते नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसके लिए एक अलग से है जो। अच्छा, इसके लिए हाँ, अलग से दिल्ली में मिनिस्ट्री है हमारी, वो 50% सब्सिडी देते हैं। इसके लिए भी इसके लिए हाँ, 50%। इसके मिनरल वाटर के लिए नहीं देते वो, लेकिन जूस जैम अचार या बनाएंगे, या फ्रूट वाइन भी बना लेते हैं, या मिल्क का प्लांट है, फ्रूट या कोई स्वीट्स मेकिंग है, बेकरी का है, उसके लिए मतलब मिनरल वाटर के लिए। मिनरल वाटर आप 50 लाख में कवर कर लीजिए, पीएमबीजीपी स्कीम 50 लाख तक। अच्छा, ये उस स्कीम में चला जाएगा। उसमें कवर हो जाएगा ये, PM क्योंकि होता भी 50 लाख की नहीं मेरी ऑब्वियसली, तो उसमें कवर हो जाएगा। इससे लो बजट में अब रेंट नहीं, अच्छा प्रोजेक्ट तो तभी है ना कि आप दे पाए, या RO लगेंगे इसमें, तो अब अगर ऐसे कोई हैंडपम्प का पानी डालेंगे नहीं बॉटल में नहीं नहीं, आप तो मिनरल वाटर दूसरा सोच रहे थे, ये हम नहीं, आप हिमालय से हिमाचल में तो ऐसा कहते हैं ना भाई, कहते हैं चिरूड़ा उसका पानी वाटर ना दिया, वो हिमालयन वाटर ऐसा बिक रहा है, उसमें मिनरल वाटर नहीं लिखा, हिमालयन वाटर लिखा है, मैंने दिल्ली में देखा था। हाँ वो है वही इसका नाम है, जैसे कुल्लू में पानी निकल रहा है कहीं से, हाँ। उसमें भर रहे हैं, बेच रहे हैं, हिमालयन वाटर बहुत थे। ये सर वो अगर उस पर टेस्टिंग है तो अच्छा है, बट है, वो बहुत अच्छा है, मिनरल क्वालिटी उसमें भी है सर। उसमें है, क्योंकि रॉक से जब वो टच होके आएगा तो सारे मिनरल्स उसमें होंगे ना। पर बात ऐसी है कि उसके लिए अलग से कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है सरकार के पास, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट पे होती है ज़्यादा, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आगे जैसे आप चार का अगर हाँ, कुछ भी ईटेबल कुछ भी है। तो सर जैसे हिमाचल एक छोटी सी स्टेट है, तो यहाँ पर ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर कोई नया इंसान या नया इन्वेस्टर कोई है, नया कोई बिजनेसमैन है, तो उसके लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? उसको कितने तक का, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स आपने बताया, उसको कितने तक का लोन है, या वो कितने तक की उस पर मिनिमम टू मिनिमम? अगर फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एक रेस्टोरेंट शुरू कर रहा हूँ, हाँ, और मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा, हेलो इतना सा रेस्टोरेंट में खोलना चाह रहा हूँ, तो उसमें मुझे कितनी सब्सिडी मिलेगी, मैं कैसे अप्लाई करूँगा, और कितना मैं ही मंथली किसी बैंक को पे करूँ? और देखिए, पहले तो जहाँ हिमाचल की बात है, तो मैं तो समझता हूँ कि हिमाचल में ह्यूज पोटेंशियल, किसी भी काम को करने के लिए किसी भी स्टेट का साइज मैटर नहीं करता, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मैटर करती है। इट इज़ ए गोइंग टू बी ए इंटरनेशनल टूरिज्म हब, जिस हिसाब से हमारे रोड्स का नेटवर्क है, कितनी ब्यूटीफुल टनल्स बनी हुई, तो कुल्लू मनाली लोग जाएंगे। तो जैसे ही आपका रेस्टोरेंट का क्वेश्चन आया, तो आप कहीं NH पे, इसी NH पे कोई स्पेस रेंट पे ले सकते हैं। तो एक छोटा रेस्टोरेंट भी सेटअप करने के लिए आई थिंक 10-1 लाख रुपये तो आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि यहाँ बीच में आपको AC भी लगाने हैं,
अब किचन का भी सामान आएगा, अपने लेवल का निशान भी आएगा, अच्छी डेकोरेशन भी। तो 10 एक लाख का प्रोजेक्ट इज़ सफिशिएंट, बशर्ते कि आपकी बिल्डिंग रेट पे है, तो 10 लाख आपको आसानी से मिल भी जाएगा बैंक से विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। 10 लाख तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत? तो ये हमारा सर्विस सेक्टर में पीएमबीजीपी स्कीम में कवर हो जाएगा। अच्छा, इसमें सब है। इसमें आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगी अगर आप लेडीज़ के नाम से करते हैं, ये ST ST OBC के नाम से करते हैं। जनरल में भी आपको 35% इसमें सब्सिडी मिल ही जाएगी। तो 10 लाख पे हाँ। 3,50,000। 35-30,50,000 में हो जाएगी। इसमें फिर अपना मार्जिन भी रहता ही है। अगर आपको 35% सब्सिडी है तो 5% तो आपको अपना लगाना ही पड़ेगा। 10 लाख में आपको 50,000 पे अपना भी लगाना पड़ेगा। ओके। जी, जी। तो इसलिए ये, और 10 अगर जनरल में है तो 10% अपना लगाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये मंथली लोन की किस्त कितने तक पड़ेगी? अगर ये उसको कहते हैं ना जट फार्मूला, अगर हम लगाएँ तो हम 1 लाख पे 2,000 मान के चलिए। झट फार्मूला। हाँ, ये ज़्यादा बेटर। 5 साल के लिए अगर वापस करना है ना, तो 1 लाख रुपए ले रखा है तो 100-200 रुपए आगे पीछे हो जाएगा, तो 2,000 की किस्त आ जाएगी। एक अब लाख जैसे ही का आपका, हाँ, 1 लाख 2,000 की मान के चलो, लेकिन जैसे ही आपका पीरियड बढ़ता है, बैंक आपको 7 साल के लिए करता है, 10 साल के लिए करता है। आजकल बैंक 10 साल के लिए भी कर देता है यार। तो उस हिसाब से फिर 1,500 रह जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ लोन बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे, 5 साल का बना के इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि बैंक बर्डन ही रहता है ना इंटरेस्ट का भी। तो इतनी जल्दी आप करेंगे, इतनी वायबिलिटी आपके प्रोजेक्ट की जल्दी आएगी। इन द लॉन्ग रन में देखा जाए तो हम बैंक को ही फ़ायदा रहता है इसका। हाँ, ज़्यादा अगर अगर, हाँ, हाउसिंग लोन कहते हैं ना लोग, हाउसिंग लोन 15 साल कम ना लिया, 20 साल कम ना लिए। अगर आपने 10 लाख का हाउसिंग लोन ले रखा हो और आपकी 10,000 किस्त हो, तो अगर आप बाइफरकेट मांगे ना शुरू के किस्तों का बैंक से कि इस 10,000 की किस्त में कितना मूल है, कितना ब्याज है, हाँ, तो आप लगेगा हैरान होंगे देख के कि 7,000 उसमें ब्याज होगा और 3,000 मूल में क्या होगा। स्टार्टिंग के किस्त ऐसा होता है। स्टार्टिंग एट शुरुआत द एंड ऑफ द पीरियड आप देखेंगे मैंने 10 लाख का 20 वापस किया। तो डोंट गो फॉर द इंस्टॉलमेंट कम है, ट्राई टू फिनिश द लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो जितना सके जल्दी निपटा। उसको वापस करो और चैन की नींद से उसको मतलब अगर 10 लाख लिया है हाउस लोन, तो कम से कम 20 साल के लिए ले लिया ना हमने, तो आप 20 लाख वापस करोगे 10। अब लोग मतलब सोचते मेरी किस्त कम है, ऐसा नहीं है, और मेरे को 8% लग रहा है। ये ज़रा ध्यान से सुनना आज। अगर आप सोचते हैं कि आप माइंड से फ्री हैं, तो आप जेब से थोड़ा सा डेली हो सकते हैं, ये है। नहीं, ऐसा भी अब 20 साल 15 साल का पीरियड बहुत होता है, बहुत रिवर किस्तें देता रहेगा बंदा। एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिजनेसमैन तो चलो कहीं से कर भी लेता है अरेंज। सर, आपसे कॉन्टैक्ट करना हमारे दर्शकों ने तो कैसे कर सकते हाँ हैं? यार, बिलासपुर में तो हमारा ऑफिस है, मीर मार्केट में, पूरा मॉल है। बाकी दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ में भी है। हाँ, तो बाकी अगर आपको ज़्यादा आप डिटेल में पूछना चाहते हैं, तो हम आपको नंबर दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस भी दे देंगे, ताकि आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकें और अपनी जितनी भी क्वायरी हैं उनको पूछ सकें। बाकी सर एक और चीज़ रहती है कि सीए एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे निकालना जानता है, गवर्नमेंट स्कीम से हो गया, क्योंकि बाकी लोग तो लेना जानते हैं, जैसे बैंक हो गया तो पैसा लेना जानते हैं किसी, लेकिन सीए एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके फ़ायदे सोच सकता है और जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उनको आप तक पहुंचाता है। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों से ना कि हम देखते हैं लोग इंटरेस्ट किन चीज़ों में लेते हैं। लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना लो, फाइनेंशियल लिटरेसी में इंटरेस्ट लो। अब वो देखिए न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो किसने क्या कहा, मतलब पॉलिटिकली ही ज़्यादा चीज़ों को मतलब अवेयर हैं। बच्चे किसी से पूछ लो गाँव में कि एक सब नेताओं के नाम पता है, ये है, ये है, किसी स्कीम का नाम नहीं पता कि मेरे को क्या बेनिफिट मिल सकता है, मैं अपने बच्चों को क्या बेनिफिट दे सकता। इवन छोटी छोटी चीज़ों पे सब्सिडी है, कैटल फीड है उस पर सब्सिडी है, आप घर में गाय भैंसे सभी के पास है उस पर सब्सिडी है। तो 90% लोगों ने कभी ली नहीं है, पता ही नहीं है। वो आपका हक है। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन में भी जाती है तो आपको बोलती है आप ये देंगे, ये देंगे, लेकिन आपने कभी लिया, वापिस तो लिया नहीं। जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है फर्स्ट टाइम, उसकी नेटवर्थ होती है 5 लाख। अगली बार लड़ता है तो 50 लाख होती है उसकी नेटवर्थ। तीसरी बार लड़ता है तो 5 करोड़ होती है। चौथी बार लड़ता है तो 50 करोड़ होती है। ऐसा ही होता है, हमने देखा है, आपने देखा ही होगा। अब इलेक्शन के निशान डाटा उठा के देख लो, पहली बार जो लड़ेगा वो 5 लाख रुपए डिक्लेयर करेगा, फिर 5 करोड़ 50 करोड़। उसका कैसे बढ़ गया? तुम तो वही झंडे उठाते रहे, तुम
तुमने तो किया ही नहीं ना, उसके पीछे पीछे भाग रहे हो आप। नहीं सर आपने कोई बेनिफिट नहीं लिया, आपने अपने बच्चे को नौकरी नहीं लगवाई, हाँ। आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम का नहीं लिया, फिर फायदा कहता नहीं जी हम तो वहीं के वहीं हैं। बोले तुम्हारी नालायकी है, तुम वहीं के वहीं कभी बैठे नहीं हो। सर, कुछ लोग हैं जिन्होंने एक स्कूटर से शुरुआत की होती है, झंडी लगा के, और गाड़ियों में घूमते हैं। ये एक्सेप्शन केसेस हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी हम केसेस तो वही क्या, मेरे हैं। पास लोग आते हैं कि इतने साल हो गए कि यार आप तो वहीं के वहीं हैं, आपका दिन नहीं था तो कहाँ पहुँच गया। दे तो गवर्नमेंट सब कुछ रही है तेरी, आप ऑलरेडी उस काम में है। आपने देखा होगा, अगर बिलासपुर में देखे ना, बहुत से हलवाई हैं, स्वीट्स बना रहे हैं, बेकरी वाले हैं, काम कर रहे हैं, गाय भैंसे लोग पाल रहे हैं, उन्होंने 1 रुपए की मदद मिली होगी कभी सरकार से, जबकि उनको मिल सकती है। बेकरी वाले को 50% मिल सकता है, स्वीट्स वाले को 50% मिल सकता है। 50% मतलब 10 लाख का काम करेगा तो 50% सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, या देखा नहीं है, या इग्नोरेंट है, जो भी है एनीवे। लेकिन चलो हमें खुशी होती है कि हम लोगों को, हमारे मकसद भी शायद आज बैठने का यही है एक जो कि लोगों को जागरूक हाँ, कैसा है। कि आज सोशल मीडिया तो देखते ही होंगे लोग, हम तक शायद नहीं पहुंच पाए ऑफिस में हमारे हर बंदा, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया में देखें तो जागरूक हो हम। वो कोई गवर्नमेंट अफसर हमें कुछ सब्सिडी दे रहा है, वो को हमारे को कोई एहसान तो कर नहीं रहा, वो स्कीम है, हम अप्लाई कर रहे हैं, आप दीजिए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है ना, गैप बहुत बढ़ गया है, बहुत जो गैप इंडिया में बहुत गैप पड़ गया कि सारा वेल्थ तो 10-15 लोगों के पास, जो अमीर हैं वो बहुत अमीर होता जा रहा है। इसका रीजन क्या है? वही नॉलेज है ना, उनको पता है कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से लेना है। गवर्नमेंट के पास स्कीम्स भी हैं, एक PLI स्कीम होती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब उसके लिए एलिजिबल ही हुआ है तो 100 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करता है। अब तो आम आदमी तो बाहर ही हो गया, वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो फिर कितना ले रहा है, कितना दे रहा है, हमें क्या पता लग रहा है, आम बंदे को क्या पता लग रहा है ऊपर क्या। ये अब तो 50,000 से भी आप जाइएगा, मुद्रा लोन ले लीजिए 50,000 का। अब माँ बाप भी बैंक में जाता नहीं है, इसको फॉर्मेलिटी इतनी बता देते हैं, 50,000 भी मिलता है। ये तो आपने सही बात कही सर कि अगर बैंक में जाएं तो वो फॉर्मेलिटी के चक्कर में लोग पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं तो चाहते। उसमें फॉर्मेलिटी जितनी होती है तो उसी में इंसान ऐसा सोचता है कि इसके चक्कर में ना पढूं, मैं किसी और से ले लूं और अब नौकरी शुरू कर लो। तभी तो चलो हमारा और आपका रोल है, आप भी जागरूक कर रहे हैं, हम भी जागरूक कर रहे हैं, तो फॉर्मेलिटी हम करके देंगे, बैंक किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है, A to Z काम हम करा के देंगे, वरना आप टोटल करा दोगे सेटिस्फेक्शन के साथ। बिल्कुल सभी देख के। ये आप सुन रहे हैं ना कि अगर आपको पूरा काम करवाना है, जितना भी स्कीम्स का फ़ायदा लेना है, तो आप हमारे सर से मिल सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। जितनी भी क्वेरी है, किसी भी जिम्मे को शुरू करना है, किस तरीके से शुरू करना है, किस तरह से आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं, या आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। और सर बाकी चीज़ें कि अगर सेविंग करनी हो तो सेविंग में आप सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या मायने रखती हैं सेविंग करने के लिए एक छोटे लेवल के इंसान को? देखिए यार, को सेफ तो वही ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे, वही सेफ हैं, क्योंकि अभी कहते तो हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लगाते डेटा उनका भी है, लेकिन कोई क्राइसिस कब, जियो पोलिटिकल क्राइसिस कब आ जाए वर्ल्ड में, कोई पता नहीं है। तो बेस्ट है कि पोस्ट ऑफिस में कुछ सेविंग रखें अपनी, थोड़ा FD के रूप में भी रखें, इवन बैंकों में भी पैसा आपका 5 लाख तक ही सेफ है। सर एक सवाल और करना है उससे कि मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये एक पॉकेट मनी होती है। अगर मैं एक छोटे से लेवल पे बात करूं कि मैं बहुत सारे लोगों को एक अपने लेवल पे बात कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जिनके पास महीने का सिर्फ 1500 इकट्ठा हो पाता है एक सेविंग के थ्रू, और वो एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं एक स्टूडियो खोल रहा हूँ तो उसके लिए भी आपको 1 से 1.5 लाख का ज़रूरत पड़ती है। तो आपके पास ये आपने स्कीम्स बताई, इनके थ्रू हमें ये सब्सिडी जैसे आपने बताया कि 25% 35% रहती है, तो क्या किस्त 1500 तक बन सकती है? हाँ, किस्त 1500 की बन जाएगी, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉस्ट फिर आपको 2 लाख तक ही रखनी पड़ेगी। कि जैसे आपको स्टूडियो ही बनाना चाह रहे हैं तो 2 लाख का लोन अगर होगा तो वो उतना हो जाएगा। ये मतलब सर्विसेज वाले सेक्टर में सर्विस वाले सेक्टर में PME-GP में कवर हो जाएगा। कुछ नए-नए कॉन्सेप्ट भी है जो हिमाचल के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जैसे कोल्ड स्टोर के प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, कोल्ड स्टोर। हाँ, कोल्ड स्टोर में भी ये मतलब काफ़ी थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो चलो 20-1 लाख से शुरू हो जाता है, तो फिर बड़े। अब देखिए ना, अब हिमाचल के लोगों की क्रॉप है एप्पल, ठीक है? अब इंडिया में हिमाचल में या कश्मीर में 2 जगह तो है, तो कोल्ड स्टोर किसके हैं यहाँ पे? हिमाचली लोगों के नहीं हैं। कोल्ड स्टोर बड़े-बड़े लोगों के हैं, चाहे वो दिल्ली के लोग हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मतलब उनका माइंड है, पैसा है। ऑर्चर्ड हमारे हैं, लोग हमारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड स्टोर उन लोगों के हैं। तो मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप भी लगाइए ना कोर्स,
चलो बड़े लेवल का ना लगाइए, छोटा लगाइए तो सही। कितने को मिलता है ऐसा कितना? 50 लाख में आपका अच्छा सेटअप हो जाता है एक, बाकी बड़ा कभी 5-6 करोड़ का ही बनेगा। 50 लाख के जो देखिए, सेटअप उसमें सब्सिडी कितनी है? 50% सब्सिडी है कोल्ड स्टोर। 50%? हाँ, 50% सब्सिडी कोल्ड स्टोर है। आजकल तो एक कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कोल्ड स्टोर में, जैसे कि बनाना रैपरिंग आप जिसको कहते हैं, केला पकाना, वो भी कोल्ड स्टोर में ही होता है। अब देखो नॉर्थ इंडिया में केला तो है ही नहीं, ना कच्चा ना पक्का, तो पक्का भी वहीं से आएगा, कच्चा भी वहीं से आएगा। ऐसा है। तो आप कच्चा मंगा लो ना, पर यहाँ पका कोल्ड स्टोर में। कोल्ड स्टोर में बनाना रैपनिंग का यूनिट लगाओ, उसमें भी आपकी 50% सब्सिडी है। अब 1 करोड़ का अगर आपका बनाना रैपनिंग का यूनिट लगता है, इवन 20 लाख का भी लगता है कमरा, तो भी आपको 50% 10 लाख हो गया। मतलब अगर मैं बात करूँ अपर सेक्टर की हिमाचल के, तो वहाँ पे जो सेब के बगीचे वाले लोग हैं तो अपना कोल्ड स्टोर भी लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पैसे वाले लोग भी हैं कुछ, जैसे अपर शिमला में, ये पैसा भी है उनके पास। आपके पास पैसा पैसा मैकेनिकल नो हाउ नहीं है कि कैसे आप लगाइए। अब वहाँ भी तो लोगों ने तो लगा ही रखे हैं। ऐसा तो है नहीं बाहर के लोग कहाँ से आए, सभी यहीं के, सब दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं, सभी ने लगा रखे हैं, तो आप भी लगाइए। तो उससे अपने पैसे की बचत होगी और आप देखिए ना, अब सीज़न का टाइम आपका एप्पल 40-50 रुपए किलो है, और 2 महीने बाद 100 रुपये किलो है। 100 तो डबल हो गया ना 2 महीने में अप्रिशिएट। उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। वो तो बाहर से आके ज़मीन खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं, आपकी तो अपनी ज़मीनें हैं, आपने तो खरीदनी भी नहीं है। सब्सिडी गवर्नमेंट अलग से दे रही है आपको। जैसे मैंने और गौरव ने अगर कोई बिजनेस शुरू करना है और हमने लोन फॉर एग्जांपल 20 लाख का उठा लिया, ठीक है, और इफ़ इन केस अगर वो तो चल पड़ा कोई भी बिजनेस, जैसे या रेस्टोरेंट का हो गया, जैसे आप बता रहे हैं कोल्ड स्टोर, या किसी भी अगर फील्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर तो वो चल पड़ा तो ठीक है। अगर तो नहीं चल पड़ा, नहीं चला वो, तो हम वो वापस, जैसे आप बता रहे थे कि कोर्ट में जाओ, दिवालिया घोषित कर दो। नहीं, वो थोड़ा सा इस छोटे अमाउंट के लिए इतना नहीं होगा, वो बड़ी, जैसे वो जो लॉ मैं कह रहा था वो कंपनीज के लिए है, बड़ी कंपनी से ले। अभी चलो आप आ जाएगा, वो छोटी वाली कभी शुरू हो रहा है, जैसे 1 करोड़ का जिसका डिफॉल्ट है, जैसे 1 करोड़ नहीं दे पाई, तो उसमें तो होता है दूसरा बंदा भी जा सकता है कि मैंने इससे 1 करोड़ लेना है, इसको दिवालिया घोषित करो, बोर्ड में चला जाएगा, लेनदार चला जाएगा, वो खुद भी जा सकता है बोर्ड में कि मेरे से नहीं हो रहा, अभी संभालो। अब 20 लाख का जो आपका लोन है, इसमें 2 बातें हैं, एक तो अगर आपने दे रखी है गारंटी, फिर तो है आफत, या तो आपका घर बेच के बैंक लोन ले देगा। अगर नहीं दे रखी तो चलो चलेगा, कुछ कोर्ट में सिविल खराब होएगा वापस, तो बच जाओगे आप, लेकिन साइड हो सकता है। हाँ, सिविल तो खराब हो ही जाएगा फिर। हाँ, फिर हाँ कोर्ट में पीछे में चलती रहेंगी। तौबा तौबा। और ऐसा ना, लोन तो वापस करना ही पड़ेगा, आप नहीं करेंगे आपके बच्चे करेंगे, करना तो पड़ेगा। ऐसा तो वो जिंदा रहेगा ना बुक्स में, जब तक वो राइट ऑफ नहीं होता बैंक से, वो काफ़ी टाइम तक जिंदा रहेगा। कल को तेरे बच्चे बोलेंगे मेरे पापा ने मेरे पास लोन छोड़ा है। हाँ, वो हिरासत में आप लोन दे के जाओगे तो यही बोले, हिरासत में जब लोन दे के जाओगे। कुछ नए नए कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ कोल्ड स्टोर के अंदर ना आप इसकी भी खेती कर सकते हो, सैफरन की। हाँ आजकल हाँ, मैंने यूट्यूब पे भी देखा और फेसबुक पे देखा सैफरन की। तो सैफरन की ऐसे कश्मीर में ही होती है, पैमजन है आपका, तो लेकिन वो कोल्ड स्टोर के अंदर ही कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं पाइप से, तो उसके अंदर भी आप केसर उगा सकते हैं। और उसमें और दिल्ली में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं उस पर, जैसे इतना सा रूम भी हो तब भी वहाँ रैक्स लग के। लगते हैं क्योंकि उसके एक सेल्फ टाइप रहने लगते हैं और उसमें आप सैफरन। उसकी प्राइस भी देखो 3 लाख रुपए किलो है, 3 लाख रुपये किलो। तो आइडियाज़ की कमी नहीं है, आइडियाज़ की कमी नहीं है, बस इनोवेटिव होना जरूरी है। आज इम्प्लीमेंट कैसे करना है? कोई नई जनरेशन तो देखा आपने, बस मोबाइल पे टाइम वेस्ट हो रहा है, इधर उधर वेस्ट हो रहा है। आप देखो कौन से बिजनेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा करो वो यूनिक हो, तो कॉन्सेप्ट ही यूनिक हो। ऐसा कोल्ड स्टोर में मशरूम भी, जैसे मशरूम कल्टीवेशन का है, वो भी ज़्यादातर वो पहले तो होता था जो ट्रेडिशनली हो जाता था, अब मशरूम उसमें भी कोल्ड स्टोर के अंदर मशरूम कल्टीवेशन हो जाता है, डिमांड मशरूम की भी रहती है, 50% सब्सिडी उसमें भी है। हाँ वो तो बहुत पहले से चला है। देखो हर काम में मेहनत तो है, अब ऐसा नहीं है, देखो बिजनेस करना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड और यू हैव टू टेक रिस्क ऑल्सो, आपको रिस्क भी लेने पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। अब ऐसे बैठे उठाए तो कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई बिजनेस है जिसमें जो टैक्स फ्री होते हैं, ऐसे हैं? एग्रीकल्चर तो सारे टैक्स फ्री ही हैं आपके। अब जैसे गोट फार्मिंग का मैंने कहा, तो नो जीएसटी नो इनकम टैक्स, आपको जरूरत नहीं है किसमें। ग्रीन हाउस है आपका तो कुछ नहीं है, नो जीएसटी नो इनकम टैक्स। ग्रीन हाउस में तो 85% सब्सिडी, पर वही है ना, वो ग्रीन हाउस बना तो दे, अंदर मेहनत कौन करेगा, मेहनत करने से टलते हैं भैया, कैरी तो खुद ही बनानी पड़नी। उसकी बैटिंग तो खुद ही करनी पड़ी, हाँ, उसकी केयर तो खुद ही करनी पड़ी। अब 85% आपको मिल भी रहा है, फिर भी नहीं आप लगा रहे। एक कहानी है सर, तीन दोस्त हैं, या मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। 3 दोस्त थे, उन्होंने लून जो नमक होता है पीस के, जो सिलबट्टे पे पीसते हैं, उसका अलग से ब्रांड बनाया और अब वो कंपनी 100 करोड़ की टर्नओवर पे है। एक और उसका नाम भी लून रखा है, जो लोकल भाषा में बोलते हैं लून।
जैसे फ्रूट्स पे डालने वाला जो नमक होता है, पीसते हैं सिलबट्टे पे, और उसने कितने लोगों को रोजगार दिया है। जो गांव की महिलाएं होती हैं उनको रोजगार दिया है, वो सिलबट्टे पीसती हैं और वो बिकता है बहुत महंगा, बाहर तो और ज़्यादा बिकता है। हमारे पास तो काफ़ी रिच हेरिटेज है हिमाचल में बहुत से, जैसे हमारा मक्के का आटा ही है, अगर उसको प्रॉपर पैकिंग करके बाहर बेचेंगे तो हाँ, उसकी बेनिफिट्स बता दी, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। कुछ ऑर्गेनिक्स का बहुत सी चीज़ें, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो सिर्फ यहीं पे मिलती है, उसमें ये भी हमारा एक मेडिसिनल प्लांट ऑफ इंडिया है। तो हर तरह की स्कीम्स हैं। मुझे याद है 2009-10 की बात थी, मैं दिल्ली में ही था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में भी हमारा अभी प्रोजेक्ट्स हम कराते हैं वहाँ से। तो हाँ, हमारे रामदेव जी और उनके साथ जो होते हैं, वो लोग वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में अपनी फ़ाइल लेके आए थे। उस टाइम सुबोध कांत सहाय जी हमारे मंत्री होते थे फूड प्रोसेसिंग के। तो वो एक आइडिया लेके आए थे कि हम एक फूड पार्क खोलना चाह रहे हैं, जिसमें हम वो उसकी फूड पार्क में गवर्नमेंट उस टाइम 50 करोड़ रुपये सब्सिडी देती थी। तो 75% सब्सिडी मिलती थी उस वक्त हिमाचल और उत्तरांचल के लिए। तो तो उन्होंने वो पतंजलि नाम से फूड पार्क वहाँ खोला, 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, तो गवर्नमेंट ने 50 करोड़ उनको सब्सिडी दी। और 2008-9 की बात थी, तो उस 50 करोड़ से आज 50,000 करोड़ का एम्पायर है पतंजलि का। वो फूड पार्क उन्होंने वहाँ पे शुरू किया था उस 50 करोड़ से। तो आज देखिए, तो एक उन्होंने मेहनत बहुत की पर राजनीति में, जहाँ भी शिविर लगाया उन्होंने मार्केटिंग भी की, साथ मार्केटिंग की बहुत अच्छा सा, मेहनत बहुत की, दोनों ने बहुत मेहनत की, तब जाके आज कौन सा आप गरीहरी को पतंजलि को सब जानते हैं। तो बहुत लंबी बात नहीं है, 15 साल का सफ़र है उनका। तो ये स्कीम्स पूरे इंडिया के लिए है, जो लिए हिमाचल के लिए। अब मैं लोड की बात कर रहा था, 4% पे मिल रहा है, पूरे इंडिया के लिए मिल रहा है। पूरे इंडिया, ये जो गोल्ड फार्म है, आप कहीं भी लगाओ पूरे इंडिया में 50% आपको सब्सिडी। हाँ जी। तो चलिए, ये था हमारा स्कीम से रिलेटेड कुछ बातें, और अगर आपको कुछ और चीज़ों के बारे में जानना है तो हमारे गेस्ट हमारे नज़दीक ही हैं, हम फिर बुला लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।